हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सतेंद्र सिंह। तो आज हम बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर पे। क्या है वांट ऑफ फैक्टर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और वांट ऑफ फैक्टर को आज इसको क्लियरली समझते हैं क्या है ये। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। देखिए वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। तो इसमें है सबसे पहले बात करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये पिछले लेक्चरों में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करती है उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। नंबर फर्स्ट PO माइनस PS अपॉन में PO इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। सेकेंड आता है इसमें PV बराबर nRT। थर्ड आता है इसमें डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W किसमें ग्राम में, ऊपर आ जाएगा 1000। फोर्थ है इसका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में इंटू में ऊपर 100। ये सारी चीजें हम इन पर डिस्कस कर लिया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, यानी सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या घटेगी तो ये सब घट जाएंगे, सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की संख्या पर डिपेंड है, उसके प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए है क्या, लेकिन ये फॉर्मूले पता है कब अप्लाई करते हैं हम, जब सॉल्यूट कैसे लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, यानी जब हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कैसे लिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मूले ये रहते हैं, ठीक, इन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या है, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ठीक। तो जहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या होता है, ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है सॉल्वेंट के अंदर, यानी ना तो आयनों में टूटता है और ना ही उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या सॉल्वेंट में भी उतनी ही रहती है जितनी उसमें मिलाने से पहले थी, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, सारे फॉर्मूले हम यूज कर रहे थे। अभी तक जितने भी सॉल्यूशन हमने बनाए थे वो सब कौन से सॉल्यूट को लेकर बना रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को लेकर बना रहे थे, ठीक। तो इसलिए ये फॉर्मूले हम इनमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर सॉल्यूट हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, तो सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो सॉल्वेंट में मिलाने पर वो क्या होगा, या तो डिसोसिएट होगा या उसमें एसोसिएट हो जाता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मूले वहाँ पे इन फॉर्मूले में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं उसके अंदर जाकर के वो क्या हो जाए, आयनो ब्रेक हो जाए या उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए, तो इसका वहाँ क्या हो जाएगी, सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या चेंज हो जाती है। और जब सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या चेंज हो जाएगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो फॉर्मूले में कोई ना कोई चेंज आ जाएगी, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए है क्या, यानी वांट ऑफ फैक्टर को देखिए जरूरत क्या पड़ेगी, जब हमने सॉल्यूट लिया और उसको सॉल्वेंट में मिलाया, सॉल्वेंट में जाने पर वो डिसोसिएट हो गए एसोसिएट हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल की संख्या चेंज
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज। तो अब उसके मतलब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो सॉल्यूशन की नेचर, जो नेचर थी वो एबनॉर्मल होगी। एबनॉर्मल नेचर का पता लगाने के लिए वान डे हॉफ ने एक फैक्टर दिया जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कहते हैं हम वान डे हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो क्यों दिया वान डे हॉफ ने फैक्टर? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने पर डिसोसिएट हो जाए, एसोसिएट हो जाए, तो वहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो सकती है? चेंज, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं हम वान डे फैक्टर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनमें जहाँ जहाँ स्मॉल n है या W/m है वहाँ पे क्या करते हैं? उसमें i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही वान डे फैक्टर होता है। ठीक, अब इसमें डिस्कस है, डिटेल बात करते हैं। देखो वान डे फैक्टर, वान डे फैक्टर को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं और i का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनता है इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन में आ जाएंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन ये वान डे हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला ये है। ठीक है, यानी क्या है? पहले सॉलिड मॉलिक्यूल्स की संख्या डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद कितनी है, उसमें किससे डिवाइड कर दिया? डिसोसिएट या एसोसिएट होने से पहले सॉलिड मॉलिक्यूल संख्या कितनी थी, तो ये हमने इसको I से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो ये I हुआ, यहाँ पर I क्या है? वान डे हॉफ फैक्टर। I क्या है यहाँ पर? वान डे हॉफ फैक्टर। ठीक है, अब देखिए वान डे हॉफ फैक्टर क्या है भाई? जब ही तो लगा जब सॉल्यूट में जाकर डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ। तो देखो जैसे एक वान डे हॉफ फैक्टर के एग्जांपल ले लेते हैं। वान डे हॉफ फैक्टर के एग्जांपल, मान लो हमने NaCl सॉल्यूट लिया और NaCl सॉल्यूट का इसको वाटर में डाला, तो वाटर में डालने पर देखा ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या होगा? अपने आयनों में ब्रेक होगा। जब मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं वो एसोसिएट कहलाते हैं, और जब मॉलिक्यूल अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है तो उसे कहते हैं डिसोसिएट होना। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट मान लेते हैं 100% हो गया। डिसोसिएट कितने परसेंट हुआ? 100%। इसमें हुआ इन वाटर, ये वाटर में 100% डिसोसिएट हुआ। तो इसमें अब देखो I की वैल्यू अगर हम निकालें, I की वैल्यू देखो फॉर्मूले में मान रखो, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद मोल्स की संख्या कितनी है? एक सोडियम आयन है, एक Cl आयन है, कितने हो गए? 2। तो I की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 2 अपॉन इससे पहले डिसोसिएशन होने से पहले NaCl के मोल्स कितने? 1। तो देखो NaCl मोल यहाँ 1 ही तो है, डिसोसिएशन होने के बाद एक Na बना, एक Cl बना, 2 हो गए ना। तो यानी डिसोसिएशन के बाद मोल की संख्या 2, डिसोसिएशन से पहले NaCl के मोल थे 1। तो ये I की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए NaCl अगर ये 2 मोल्स बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो इसलिए हमें जहाँ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वहाँ हमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतने उसके 2 गुना 3 आते, 3 गुना हो जाती। तो इसलिए अभी क्या करते हैं? देखो I की वैल्यू
जहां जहां n है वहां i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी एबनॉर्मल सॉल्यूशन की जो एबनॉर्मल नेचर का पता लगाने के लिए कि उसमें जो सॉल्यूट आयनों में ब्रेक हुआ या वो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं, तो उसकी एबनॉर्मल नेचर जो बनी उसमें उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, i से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो जहां जहां n है वहां क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा i, यहाँ भी क्या हो जाएगा i, सब में i से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि W/n भी तो n है। यानी वॉन ऑफ फैक्टर क्या है, देखो i स्मॉल n या ये लिख सकते हैं या i इंटू W/n। इसकी एबनॉर्मल नेचर का पता लगाने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल जितने बनेंगे उतना i से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पता पड़ जाएगी उसमें कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल बने और कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल उसमें एसोसिएट हुए। उससे क्या हो जाएगा, उसकी पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी चेंज हुई है हमें उससे मालूम हो जाएगा। अब देखिए ये तो हुआ इसका, यानी वांट ऑफ फैक्टर i को ऐसे निकाला। अब देखते हैं एसोसिएट और डिसोसिएट होने पर कैसे कैसे i की वैल्यू चेंज होती है, उस पर डिस्कस करते हैं हम। तो उसमें देखिए अब क्या है, फर्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, डिसोसिएशन। तो फर्स्ट क्या है हमारा, डिसोसिएशन। इसको ए पार्ट मान लेंगे, डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट हो, डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन, तो ध्यान रखना वहां पे i की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा आएगी। जब इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट हो रहा है सॉल्वेंट में जाने पर, तो वहां i की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी। ठीक है, बस सीधी बात है, एक मोल्स लिए हमने, सॉल्वेंट में जाने पर 2 मोल्स में चेंज हो गए, तो मोल्स की संख्या बढ़ी ही तो है, तो i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा होगी। जैसे देखो इलेक्ट्रोलाइट्स में ये ध्यान रखना i की वैल्यू ज्यादा है। इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, देखो एग्जांपल फर्स्ट NaCl ही लेते हैं। NaCl का हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाया और मान लें 100% क्या होगा, डिसोसिएट हो गया, 100% क्या हो गया, डिसोसिएट, इसमें NH2 में, NH2। तो ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या होगा, डिसोसिएट हो गया। यहाँ कितने मोल्स लिए हमने, 1, वहाँ कितने मोल्स बन गए, तो मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ी। तो मॉलिक्यूल्स की संख्या जब बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें देखिए 2 प्रॉपर्टी आती है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब डिसोसिएट एसोसिएट होता है तो इसमें क्या होता है, जब ऑब्जर्व है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी अगर सॉलिड मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में ना डिसोसिएट होता ना एसोसिएट होता, जितने मोल्स हमने लिए सॉल्वेंट में मिलाने पर उसको उतने ही मोल्स रहे, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेशन द्वारा उसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों प्रॉपर्टी सही मारेंगे तो समझ लो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या में चेंज आ रहा है तो दोनों कभी क्या रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। अब देखो इसमें है क्या, NaCl आयन में ब्रेक हो गए, इसके कितने मोल्स हैं यहाँ पर, 1, इसका बोल है 1, इसकी मोल्स कितने बन गए, यहाँ मोल्स बन गए इसके 2। ठीक है, अब हम इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। I इज इक्वल टू कितने मोल बने, 1 और 1 2, टोटल मोल कितने, फॉर्मूला ये जो था हमारा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कब, आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के बाद कुल मोलों की संख्या कितनी हमारे पास, तो अपॉन में 2, और डिसोसिएशन से पहले सॉल्यूट मोल्स कितने हैं,
आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बॉन्ड का फैक्टर आपको हुआ है, तो जहां भी NaCl हम सॉल्यूट बनेंगे तो वहां पे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता लगाने के लिए कंप्लीटली ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर बराबर करने हैं तो वहां हमें n में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो इसकी इक्वल आ जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये वाला तो हुआ 2 इसका। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए अल्फा हमें यहाँ पे देखिए, अब हमें ये तो हुआ NaCl, दूसरे के लिए एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं K4 FeCl का होल 6, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। ये ब्रेक हो जाएगा, 4 पोटेशियम आयन बनेंगे इसमें और फिर प्लस FeCl का होल 6, थोड़ा इधर बना लेते हैं इसको। K4 FeCl का होल 6, ये अपना आयन ब्रेक हुआ, ये बनाएगा 4 पोटेशियम आयन बनेंगे, फिर प्लस FeCl का होल 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 लिखा। ठीक है, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जब हमने सॉल्वेंट में डाला सॉल्यूट को तो अपने आयंस में ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, यानी इसको भी अभी यहाँ पर 100% डिसोसिएट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100% डिसोसिएट। ठीक, अब अगर देखो इसमें बॉन्ड का फैक्टर निकालना, तो बॉन्ड का फैक्टर कैसा आएगा? I इज इक्वल टू, तो डिसोसिएट होने के बाद कुल मोल्स कितने बने इसके? देखो 4 तो पोटेशियम आयन बने और एक पूरा फेरोसाइनाइड आयन, कितने हो गए? 5। तो ये आ जाएगा 4 + 1 अपॉन डिसोसिएट से पहले कुल मोल्स कितने हैं? 1। यहाँ कितना होता है? 1, कुछ नहीं है तो 1 हो गए, तो ये आ जाएगा अपॉन में 1, तो 4 + 1 अपॉन 5 अपॉन आ जाएगा 1। तो यहाँ पे बॉन्ड का फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये बॉन्ड का फैक्टर है। यानी अगर मान लीजिए सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म ही रहता है तो इसका वाला इसका बॉन्ड का फैक्टर क्या रहता है? 1 ही रहता है। तो लेकिन वो डिसोसिएट हो रहा है इसलिए वहां पे I की वैल्यू 5 आ गई, यानी कुल आयंस 5 बने। तो इसका मतलब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट में सॉल्वेंट में मिलाने पे भी बढ़ जाएगी। और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का हो गया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। देखो दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये भी 100% डिसोसिएट हुआ। अब ये कौन कौन सा आयन बनाएगा? एल्युमिनियम आयन और क्या बनाएगा? सल्फेट आयन। एल्युमिनियम आयन कितने बनेंगे उसमें? 2। सल्फेट आयन कितने बने? 3। अब इसको बॉन्ड का फैक्टर निकाल दोगे। देखो डिसोसिएट के बाद कितने आयन है? 2 एल्युमिनियम आयन है, 3 सल्फेट आयन है, कितने हो गए? 5। यानी 2 + 3 अपॉन में कितने डिसोसिएट से पहले कितने मोल्स हैं? 1। क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो 2 + 3 अपॉन 5 अपॉन में 1, तो क्या आ जाएगा? 5। यानी ये लिखनी पता कब आ रहे हैं? जब हमारे सॉल्यूट 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो 100% डिसोसिएट होने पर उसके बॉन्ड का फैक्टर ये आ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड का फैक्टर को ऐसे सॉल्व किया जाता है, यानी बॉन्ड का फैक्टर का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। बॉन्ड का फैक्टर को स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं। कब इसकी जरूरत पड़ी? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने पर मॉलिक्यूल्स की संख्या में चेंज कर ले और सॉल्यूशन की नेचर की हो जाए एबनॉर्मल, उसका पता लगाने के लिए वांट आपने एक फैक्टर दिया जो है I, उसी को कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक, अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में। देखो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखो ये तो इसके एग्जाम्पल्स हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
इस पे आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या? जब 1 मोल में से जितना 1 मोल में से जितना अल्फा डिसोशिएट होगा, अल्फा डिसोशिएट होगा, अल्फा डिसोशिएट होगा, वह अल्फा की क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ने टोटल मोल कितना लिया हमने? 1 में से उसका जितना भाग डिसोसिएट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने? अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए इसके एक एग्जांपल लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, यानी इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो इसके एग्जांपल, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के एग्जांपल हमने लिया, यानी इसमें से एक तरीके से ये है कि मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट में से जितना अल्फा उसमें से क्या हो जाएगा? डिसोसिएट होगा, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे हम निकालते हैं? DOD क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए जब सॉल्यूट हमारा 100% डिसोसिएट न हो, क्या करना है हमें? when जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इलेक्ट्रो यही पे लिख लेते हैं, चलो when नोट करके लिख देते हैं इसको, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट 100% डिसोसिएट न हो, तो जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट 100% डिसोसिएट न हो तो अल्फा का मान DOD कहलाता है। अल्फा का मान DOD कहलाता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। ठीक, अब हम अल्फा ये देखेंगे जब वो 100% डिसोसिएट नहीं हो तो फिर कितना परसेंट होगा, उस परसेंटेज को हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके एग्जांपल देखिए क्या, इसको नोट कर लीजिए फिर उसके बाद बनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं, देखो समझ में आ गया ना? यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? एक मोल में से जितना अल्फा मोल क्या होगा? डिसोसिएट, यानी उसको टूट करके उससे अलग हो गया, वो कहलाएगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब जितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है, यानी 100% तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? एक मोल में से उसको कुछ भाग डिसोसिएट हुआ है, वो अल्फा है। अब वो हमें अल्फा निकालना हो कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ। ठीक, वो तो सारी अभी जो एग्जांपल दिए थे वो 100% डिसोसिएट हो रहे थे सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन जब 100% डिसोसिएट ना हो तब हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखिए एग्जांपल,
एग्जाम्पल बनाते हैं उसका। देखिए जैसे है NaCl, NaCl ये ब्रेक हुआ Na पॉजिटिव और Cl जब वो क्या ना हो 100% डिसोसिएट न हो, डिसोसिएट न हो। तो अब हमें क्या करना, देखो यानी T बराबर 0, T बराबर 0 का मतलब यहाँ ये है कि इसमें जो डिसोसिएट होने से पहले उसमें मोलों की संख्या कितनी है, यानी T बराबर 0 क्या है, डिसोसिएट से पहले कुल मोलों की संख्या, डिसोसिएट से पहले कुल मोलों की संख्या। जब डिसोसिएट नहीं हुआ तो कुल मोलक संख्या कितनी रहेगी, ये भी 0, बट डिसोसिएट तो हुए नहीं, ये भी 0, लेकिन इनकी मोल्स की संख्या तो 1 ले रखी हमने, ठीक है। बट डिसोसिएट नहीं हुआ लेकिन मोल्स की संख्या कुछ ना कुछ तो ली होगी हमने, तो 1 लिया, ये 0 0। लेकिन T बराबर T पर, T बराबर T पर क्या है, डिसोसिएट के बाद, डिसोसिएट के बाद, डिसोसिएट के बाद कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या में। अब डिसोसिएट के बाद कुल मोलों की संख्या कितनी है, अब इसका मतलब डिसोसिएट हो चुका है। डिसोसिएट जब हो चुका है तो हमने इसका कितना भाग डिसोसिएट हुआ, अल्फा, ये भी कितना भाग डिसोसिएट हुआ, अल्फा। डिसोसिएट मान जानते हो आयनों में ब्रेक होना, ठीक है, आयनों में ब्रेक होना डिसोसिएट, और मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना एसोसिएट, ठीक। एसोसिएट में जुड़ते हैं, डिसोसिएट में टूट जाते हैं। तो अब देखो इसमें कितने की कमी हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। भाई जब डिसोसिएट नहीं हुआ तो आयंस में नहीं बने होंगे 0, लेकिन इसके NaCl के मोल्स तो हमने कुछ ना कुछ लिए, जब तो वो डिसोसिएट होगा आगे की तरफ, 1 मोल। जब डिसोसिएट हुआ तो उसकी कुल मोलों की संख्या हमने मानी, Na का जो भाग डिसोसिएट हुआ अल्फा, Cl जितना उसमें बना हुआ अल्फा। अब इसमें कितनी कमी होगी, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि इसमें से अल्फा निकल के उधर चले गए, तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस अल्फा की कमी। अब देखिए इसका हम वांट हाफ फैक्टर निकालते हैं। देखो वांट हाफ फैक्टर इज इक्वल टू, हमारे क्या है फॉर्मूले में, यानी वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या कितनी है। देखो वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या यही तो ये हो जाएगी, वियोजन के बाद पहले तो 1 माइनस अल्फा, ये कुल मोल, ये और ये सबको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और अपॉन वियोजन से पहले कुल मोलक संख्या 0, यानी 1 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा कुल। देखो हमने इनको सबको जोड़ दिया, टोटल मोल्स में सब जुड़ जाते हैं, ये जोड़ेंगे तो वियोजन से पहले है, ये जोड़ेंगे तो वियोजन के बाद है। तो हमारा फॉर्मूले में ऊपर क्या, वियोजन के बाद, और अपॉन में क्या, वियोजन से पहले। अब इसे जोड़ दो, ये देखो एक अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1 प्लस अल्फा, तो ये बचे 1 प्लस अल्फा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यानी वांट ऑफ फैक्टर यहाँ क्या है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। तो क्या आप लोग क्या है, वांट ऑफ यानी स्मॉल आई बराबर क्या है, 1 प्लस अल्फा, ये वाला, ये फॉर्मूला है, यानी 1 प्लस अल्फा। अब ये है ना अल्फा क्या है, अल्फा जितना NaCl इसमें से डिसोसिएट हुआ, 100% तो हुआ नहीं है, तो 100 से कम हुआ, तो अल्फा वही तो इसकी डिसोसिएट अमाउंट है। अब अल्फा देखिए अगर 100%, यानी अब मान लीजिए लेट माना, या इफ अगर ये अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती तो यहाँ अल्फा की वैल्यू अगर 1 मान लें हम, तो कितना आ जाएगा फिर ये, यानी स्मॉल आई बराबर 1 प्लस अल्फा की जगह 1 आ जाएगा, है ना, 1 प्लस 1 तो बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा की आई की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर है ना अल्फा की वैल्यू ये 1 होती तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती, 2, तो आई की वैल्यू 2 आ जाती तो समझ लो NaCl 100% डिसोसिएट हो गया। पाई की वैल्यू 2 कब आएगी, देखो जब उसके टोटल मोल्स के इक्वल आएगा आई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 अगर आ रही है तो इट मींस इसका मतलब ये है कि 100% डिसोसिएट हुआ, 100% डिसोसिएट NaCl,
और अगर आई की वैल्यू 2 नहीं आ रही है तो समझ लो उसका 100% से कम भाग डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये तो हुआ NaCl कहानी सारी। एक अब देख लेते हैं MgCl2 पे देख लेते हैं। देखो MgCl2 डिसोसिएट हुआ Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, यानी 100% डिसोसिएट ये भी नहीं है, 100% डिसोसिएट नहीं है ये वाला। ठीक है, तो ये भी 100% डिसोसिएट नहीं है। तो इस पे देखिए क्या करते हैं। तो इसमें देखते हैं 100% डिसोसिएट में कि कितना भाग इसका डिसोसिएट हो। वही t बराबर 0 पे देखो, t बराबर 0 तो ये कितने बनेंगे, t बराबर 0 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी वियोजन से पहले मोल ऑफ संख्या वियोजन ही नहीं हो रहा है, तो फिर आयंस भी कहां से बनेंगे, 0 बनेंगे। और इसकी कितने मोल्स ले रखे हैं हमने, 1। वियोजन के बाद इसके कुल मोल कितने बने, मान लो 2 अल्फा, और इसके कितने बने अल्फा, और यहाँ पे कितने की कमी होगी, 1 माइनस अल्फा। ये सीधी बात है। देखो वियोजन के बाद मैग्नीशियम आयन का जितना भाग डिसोसिएट हुआ अल्फा मान लिया हमने, Cl 2 नेगेटिव आयन बने तो इसके कितना भाग डिसोसिएट हुआ, 2 अल्फा। तो अब इसकी I की वैल्यू रख दो, I इज इक्वल टू, अब वियोजन के बाद देखो, ये तो वियोजन के बाद कुल मोल संख्या, ये वियोजन से पहले, तो कुल मोल कितने बने, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन में क्या है, वियोजन से पहले कुल मोलक संख्या 1/1 प्लस, सबको जोड़ लेते हैं, टोटल मोल्स ले रखे हैं हमने फॉर्मूले में, यानी वियोजन से पहले कुल मोलक संख्या अपॉन में वियोजन के बाद, नहीं वियोजन के बाद कुल मोलक संख्या अपॉन में वियोजन से पहले मोलक की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे हल होने के बाद आ जाएगा, देखो अल्फा से क्या हो जाएगा, अल्फा कैंसिल, t बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन में 1, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 अल्फा है। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 1 प्लस 2 अल्फा, तो I की वैल्यू आई I बराबर 1 प्लस 2 अल्फा, ये वाला ये। अब इफ यदि अल्फा की वैल्यू मान लो यहाँ हम 1 रख दें, यदि अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल I बराबर 1 प्लस 2 अल्फा की जगह क्या रखते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2, तो बराबर क्या आ जाएगा 3। तो अगर I की वैल्यू 3 आ रही है तो समझ लो MgCl2 100% डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, MgCl2 100% डिसोसिएट, 100% डिसोसिएट है। अगर I की वैल्यू 3 आ रही है, वहां देखो I की वैल्यू 3 नहीं है, कुछ ना कुछ 100 से कम वैल्यू है, यानी 3 मतलब 100% डिसोसिएट हुआ, और 3 से कम, यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा, अगर अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है तो समझ लो उसमें से जितना भाग डिसोसिएट हुआ है वहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 से कम आएगी। तो ये से कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्व करना। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये हुआ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में देखो दो प्रॉपर्टी निकल गई, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व। हमें ना 1 मोल्स लेके चल रहे थे, उससे 2 मोल्स बन रहे थे, ज्यादा बन रहे थे, तो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली से ये पता पड़ा मोल्स ज्यादा बन रहे थे, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पे ज्यादा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी कम। ठीक है, तो डिसोसिएशन में क्या हुआ, यानी जो ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक तो ये ध्यान रखना, जब जब डिसोसिएशन होगा सॉल्यूट का, हमेशा जो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट जो उसकी सही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आएगी, यानी हम मान के चलेंगे कुछ और लेकिन उसके रियल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ अलग आएगी। दूसरा क्या है, इसमें हमेशा डिसोसिएशन में I की वैल्यू क्या रहेगी, I की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी।
क्या रहेगी आई की वैल्यू 1 से ज्यादा, जब when इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कैसे फॉर्म रहेगा, इन डिसोसिएशन फॉर्म रहेगा, इन डिसोसिएशन फॉर्म। तो वहां पे क्या रहेगी, आई की वैल्यू ऑलवेज आई इज ग्रेटर देन 1। ये डिसोसिएशन की सारी प्रॉपर्टी है। अब बी पार्ट पे चलते हैं, एसोसिएशन में क्या होती है आई की वैल्यू, एसोसिएशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एसोसिएशन को देखते हैं, देखो एसोसिएशन इसकी बी प्रॉपर्टी में, एसोसिएशन में क्या होगी, आई की वैल्यू इज लेस देन 1 रहेगी, आई की वैल्यू क्या रहेगी 1। जैसे एग्जांपल है CH3COOH, इसके हमने 2 मोल्स लिए और हमने देखा कि इसके दोनों मोल्स जुड़ के एक मोल बना लेते हैं। कैसे बना लिया, या CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ पे C पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा H, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा C। देखो इस पे पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की शक्ति कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए नेगेटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की शक्ति कम है ऑक्सीजन से, इसलिए पॉजिटिव। तो दोनों में देखो आमने सामने डिफरेंट पार्शियली चार्ज बनने हैं, तो डिफरेंट पार्शियली चार्ज में क्या हो जाएगा, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स बन जाएगा और दोनों मॉलिक्यूल्स उसके द्वारा जुड़ जाएंगे। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो आई की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, हम देखते हैं आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितने मोल्स बनने हैं इसके, एसोसिएशन से पहले टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, नहीं ये आएगा आफ्टर, ये होगा आफ्टर और ये होगा यहाँ पर बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें मान रख दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हमारे पास 2 आफ्टर डिसोसिएट के बाद, और डिसोसिएट से पहले 1, ये तो 1 हो गया ना, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई, तो यानी एसोसिएट के बाद सॉल्यूट